आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत स्थितिकी, जिसमें आवेश हमारा स्थिर होता था और उस स्थिर आवेश की वजह से जो वैद्युत घटनाएं हो रही थी उन घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे थे। जैसे वैद्युत क्षेत्र के विषय में, वैद्युत विभव के विषय में, वैद्युत धारिता वगैरह हम पढ़ रहे थे। जितनी भी आवेश से संबंधित घटनाएं थी, जब आवेश स्थिर था, उसके स्थिर होते हुए जितने भी वो आसपास घटनाएं उसके दिख रही थी, उन सभी घटनाओं का हमने अध्ययन किया था। अब जो पढ़ना है वो हमें एक गतिमान आवेश की वजह से उसकी घटनाओं का अध्ययन करना है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये दूसरी आपकी यूनिट है वैद्युत गतिकी। अभी तक चले थे वैद्युत स्थितिकी में, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत गतिकी। तो जो यूनिट है वो है वैद्युत गतिकी, यानी अब हमारा आवेश गतिमान हो जाएगा। और जब गतिमान आवेश होता है तो इसकी घटनाओं में परिवर्तन हो जाता है। एक गतिमान जो आवेश होता है ये विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, जिसको हम वैद्युत चालन कह सकते हैं। यानी आवेश जब चलता है तो आवेश के चलने से वैद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। और ऐसे आवेशों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं उन्हें हम चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। तो वैद्युत आवेश की प्रवाह की वजह से, आवेश के चलने की वजह से आप विद्युत धारा पढ़ेंगे, और इसमें एक और नई घटना आएगी जो चुंबकत्व होगी। उस चुंबकत्व के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी जरा सी इसमें हम बताते हैं क्या कैसे आवेश की कंडीशन रहती है। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस यूनिट के हमने दो चैप्टर पढ़े थे। एक पढ़ा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें जो आवेश था उस आवेश की वजह से इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहे थे। कुछ अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था इस आवेश से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था वो होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और इसकी वजह से जो विभव उत्पन्न होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। फिर हमने इस आवेश धारिता वगैरह पढ़ी। धारिता हुआ करती थी C बराबर Q/V। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में चीजें पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको हम कह सकते हैं वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डायनेमिक मोशन यानी गतिमान स्थिति में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेश का सूक्ष्मतम मान है, क्योंकि आवेश जो बनता था वो कई सारे इलेक्ट्रॉनों से, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या थी? आवेश थी, Q बराबर Ne। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाम का जो कण है ये एक डायनेमिक यानी गति अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि आवेश की हमने बताई थी दो स्थितियां होती हैं। जो हमारा आवेश है यानी चार्ज है, ये दो पोजीशन में होता है। एक स्थिति इसकी स्थिर होती है यानी रेस्ट पे होता है, विराम पे होता है। जब विराम में होता है तो ये चार्ज केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और यही आवेश जब गतिमान अवस्था में आ जाता है, यह आवेश जब गतिमान हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो मोशन भी इसका दो प्रकार का होता है। एक मोशन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक समान वेग से, जिसमें वो समान समय में समान दूरी यानी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात त्वरण 0 रहता है।
इसका एक वेग होता है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ये एक समान वेग से उत्पन्न होता है तो इसमें करंट बनेगी, इसके फ्लो होने से I बराबर Q अपॉन T करंट बनेगी। और जब किसी वायर में करंट आ जाएगी तो उसके चारों ओर पढ़ेंगे आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र था ही इसके पास, इसने एक नया क्षेत्र और जनरेट कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके पास दो प्रकार के क्षेत्र जाते हैं, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। और इन दोनों क्षेत्रों की वजह से बन जाती हैं चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जब ये त्वरित गति करेगा, त्वरित आवेश से यानी असमान वेग से, त्वरित आवेश का सकते या असमान वेग से त्वरित गति करता है। इसकी गति होती कैसे होती है? त्वरित। तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिला करके विद्युत चुंबकीय तरंगें बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमें आगे पढ़ने मिलेंगे, इसका एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी नई डिस्कवरी हुई है, वो समझ में आएंगे आपको जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्टार्टिंग है आवेश की। आवेश हमारा अभी तक स्थिर था, अब आवेश गति में आ रहा है। तो गति में आने से ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना रहा है और इसकी वजह से करंट बनती है। करंट का मतलब होता है धारा, धारा का प्रवाह होता है। इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो वैद्युत धारा रहेगा, धारा का प्रवाह होगा। किसकी वजह से होता है? आवेश की वजह से होता है। आवेश से धारा बनती कैसे है, ये कारण क्या है धारा बनने का? तो धारा को अगर हम अच्छे समझें तो धारा शब्द का अर्थ होता है बहना। हम लोग खूब पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं कि पानी की धारा, जल धारा, पानी बहुत तेज बहता था, पानी की धार बह रही है, अक्सर बोल देते हैं लोग, जल धारा हो गई। अगर पानी प्रवाहित होता है तो इसका मतलब उस पानी के प्रवाह से बनती है जलधारा। क्या बन जाती है? जलधारा। जैसे नदी में पानी बहता है तो जलधारा बोलता है। नाली में पानी बह रहा बहुत ज्यादा मात्रा में तो नाली के पानी की धारा बह रही है। ऐसे ही अगर कहीं दूध बह रहा हो, दूध डाला जाए तो दूध बहुत ज्यादा मात्रा में, तो दूध धारा कहते हैं इसको। जैसे भगवान जी पे दूध डालते हैं तो जो दूध अर्पण करते हैं तो दूध की धार बांध के दूध धारा। अगर कहीं रक्त निकल रहा बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसको रक्त धारा कहते हैं। ऐसे ही हमारी है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा इसमें क्या बहता है? जल में बहता, जल धारा में जल बहता है, दूध धारा में दूध बहता है और रक्त धारा में रक्त बहता है। तो वैद्युत धारा में क्या बहता है? तो वैद्युत धारा में बहता है आवेश। क्या बहता है? आवेश। आवेश मतलब Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसको धारा बोलते हैं, उससे धारा बनती है। तो वैद्युत धारा के उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? आवेश का प्रवाह होना, आवेश का बहना ही क्या है? विद्युत धारा। और ये आवेश बहता कब है? तो आप पढ़ चुके हैं, हमने विभव में भी आपको बात बताई थी जब विभवांतर पढ़ाया था कि किसी द्रव का जो प्रवाह होता है वो तलों के अंतर के कारण होता है। कहीं भी अगर पानी बह रहा है, एक बर्तन दूसरे बर्तन में पानी आप ले जाते हैं तो उन दोनों के अगर तलों में अंतर है तो तलों के अंतर के कारण बहता है आपका क्या? द्रव। और इसी प्रकार से जो उष्मा बह रही थी, उष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अगर दो वस्तुओं के तापों में अंतर है तो तापों के अंतर के कारण बहती है उष्मा, तापांतर की वजह से। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से अगर दो वस्तुओं के विभव में अंतर है, दो पदार्थों के, दो चालकों के, दो वस्तुओं के, जहां भी विभव में अंतर होगा तो उस विभवांतर की वजह से बहती है धारा। धारा तब तक नहीं बह सकती है जब तक विभव में अंतर नहीं होगा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव में अंतर होगा तभी धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि तभी चार्ज फ्लो करता है। हम क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए। द्रवों का जो प्रवाह होता है
द्रवों का प्रवाह हमेशा होता है उनके तलों के अंतर के कारण। अगर तलों में अंतर है, उनके लेवल में डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस के कारण क्या बहता है? द्रव का प्रवाह होता है। अगर आपका कहीं पर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो ऊष्मा के प्रवाह होने के पीछे जो फिजिक्स है वो है तापांतर। तापांतर की वजह से अगर दो वस्तुओं के बीच ताप में अंतर है तो ही ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक इसी प्रकार से आवेश का जो प्रवाह होता है, चलिए, जो आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है या धारा का प्रवाह, आवेश बहेगा तो धारा बन जाएगी। इसके होने का मेन कारण क्या है? इसके होने का कारण है विभवांतर। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये बेसिक बातें हैं क्योंकि हम वैद्युत धारा के कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जो हमारी यूनिट है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है और उसका चैप्टर है वो वैद्युत धारा है, धारा विद्युत भी लिखा होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट का पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो धारा क्या होती है? आवेश का प्रवाह होती है। जब आवेश प्रवाहित होगा, आवेश फ्लो करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक वस्तु से दूसरे से आवेश फ्लो कराते हैं, तो आवेश के फ्लो करने से कितने समय में कितना आवेश बह रहा है उससे बनती है करंट, और करंट का बनने का मतलब है विभवांतर। अगर दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोनों के विभव में अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ही धारा का प्रवाह होगा, अंतर धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर कहीं विभवांतर शून्य है, विभव में अंतर ही नहीं है, तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, धारा प्रवाह नहीं होता है। धारा का जो फार्मूला होता है वो होता है I बराबर Q/T। एक बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले में भी दिखता है कि चार्ज का फ्लो टाइम के साथ हो रहा है, रेट से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है। रेट का समझते हैं दर, दर मतलब समझते हैं कितने टाइम में कितना बहा आवेश, वही क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। अगर करंट को समझना है तो ऐसे मान लीजिएगा कि अगर कहीं पर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, समझो जरा, तो वो 1 एम्पियर करंट बनी कैसे होगी? जैसे लोग घर में करंट आते हैं अमीटर से, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो एक जनरल एग्जांपल लें कि अगर 1 एम्पियर कहीं पर करंट है तो ये 1 एम्पियर करंट बनी कैसे होगी? जरा देखिए, अगर किसी तार में 1 एम्पियर करंट बह रही है तो इसका मतलब है कि I अगर 1 है तो इसमें से 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे होंगे। कैसे मालूम हुआ हमें? हमें ऐसे मालूम हो गया कि Q का फार्मूला होता है Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। तो Ne बराबर हो जाएगा IT। तो N बराबर लिख सकते हैं IT/E। I हमने कहा 1 है, अगर 1 सेकेंड में बह रहे हैं, E का मान 1.6 × 10⁻19, और यहाँ से पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 गुणा 10⁻18। कैलकुलेशन करना आप जानते हैं। एक आते हैं 19 ऊपर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ए जो उसको दे देंगे 100 हो जाएंगे, 16 भाग 100 में करेंगे 6.25 आ जाएगा। एक घात कम हो चुकी, 18 बचेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड, जिस तार में 1 एम्पियर करंट है उस तार में हर सेकेंड 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड से फ्लो हो रहे हैं। अब अगर जाकर के आप उस तार को पकड़ते हैं तो उस तार से इतने इलेक्ट्रॉन आपके अंदर फ्लो कर जाएंगे, जो शरीर हमारा चालक होता है। ये शरीर में इतने इलेक्ट्रॉन जब प्रति सेकंड आने लगेंगे तो हमें करंट का अनुभव होता है, झटके का आभास होता है। इलेक्ट्रॉन हर सेकंड आपके शरीर से निकल रहे हैं, हर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इतने, ये बहुत संख्या इलेक्ट्रॉन। जब 1 एम्पियर करंट होगी तब
और 1 से ज्यादा हो गई, 2 एम्पियर हो गई तो दुगना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो गई 10 में और गुणा कर दीजिएगा। उतने इलेक्ट्रॉन हर सेकंड आपके शरीर से निकलेंगे, मजा आ जाएगा शरीर को। टच ना कर देना, 1 एम्पियर करंट अगर टच करोगे इलेक्ट्रॉन घुस जाएंगे। कभी किसी दोस्त टच हो गया होगा तो मजा आया होगा, उसको समझ आया होगा। तो ये है करंट का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय में फ्लो कर रहे हैं, वही क्या बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए करंट का अच्छा फ्लो होता है चालकों में, धातुओं में, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए धारा का प्रवाह चालकों में होता है, अचालकों में नहीं होता है, क्योंकि अचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 अवस्थाओं में होता है पदार्थ में। आप पढ़ के आए होंगे कि किसी भी पदार्थ की जो संरचना है, किसी भी पदार्थ संरचना जो होती है वो आप जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर होती है। और जो कण हैं उन कणों की संरचना अणुओं से होती है, और अणुओं की संरचना परमाणुओं से होती है। और जो हमारे परमाणु होते हैं वो 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रकार से हर एक पदार्थ की संरचना होती है, यानी हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन 2 अवस्थाओं में मिलते हैं। एक तो होते हैं कक्षा में घूमते हुए, किसी परमाणु का एक नाभिक होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। आराम समझाएंगे, इंट्रोडक्शन है, पूरी बात अगर समझ जाएंगे तो करंट की सारी बातें आपको अच्छे समझाएंगे। इसमें बड़ा रिलैक्स होकर आपको एक एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छे सुनेंगे तो पूरी बात समझाएंगे और पूरा टॉपिक समझ में आपको आ जाएगा। ये तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन 2 अवस्थाओं में मिलता है, क्योंकि पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर एक ठोस नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके पास धन आवेश होता है, और आप जानते हैं कि इनके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो कक्षा से बंधा रहता है, इसको हम कहते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। संबद्ध इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है कक्षा से। अगर यही इलेक्ट्रॉन कक्षा से फ्री हो जाए, यानी कक्षा को छोड़ दे, कक्षा को त्याग दे और परमाणु इस कक्षा से बाहर आ जाए, पदार्थ के अंदर ही रहे, पदार्थ से ना निकलने पाए, पदार्थ से बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। वो आप पढ़ेंगे प्रकाश उदय प्रभाव में। अभी ये पदार्थ के अंदर लिंग कक्षा को छोड़ करके बाहर आ गया तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जितने भी अच्छे चालक होते हैं, अच्छे धातु में, जैसे तांबा है, चांदी है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसलिए इनमें धारा का फ्लो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें तो चांदी के 1 मीटर क्यूब आयतन में, अगर हम चांदी का 1 मीटर क्यूब आयतन का तार लें तो उसमें करीब 5.8 गुणा 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻29 के आसपास। इतनी अधिक मात्रा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। जिस चालक में, जिस पदार्थ में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसकी चालकता उतनी ही अच्छी होगी, धारा का प्रवाह उतना अच्छा होगा, जिसको हम वैद्युत चालन कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी कक्षा को छोड़कर, जिस कक्षा में घूम रहे थे उस कक्षा को छोड़ करके पदार्थ के अंदर ही, पदार्थ से नहीं बाहर होना है, पदार्थ से बाहर हो जाएगा तो फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना अलग हो जाएगी, क्षेत्र उत्सर्जन हो जाएगा या तापायनिक उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये सब बातें अलग हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर पदार्थ के अंदर ही स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है, इसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो जब फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया तो फिर क्या करंट बनाएगा ये, क्योंकि स्वतंत्र है। इसको अभी यहाँ पर इसको रोकने वाला प्रोटॉन है जिसको रोक रहा था, अब यहाँ जब बाहर आ जाएगा तो रोकने वाला नहीं, इसको, ये फ्री है, स्वतंत्र है। तो इसके स्वतंत्र होने की वजह से फिर मनमानी गति करता है, जहां मन आता पदार्थों में घूमता है।
और उसके घूमने से, उससे चलने से करंट बनती है। आप ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि जैसे हम टीचर हैं, क्लास में स्टूडेंट बैठे हो, पढ़ रहे हो, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की नहीं। ऑनलाइन तो फिर बात अलग है। क्यों? ऑफलाइन में अगर कोई क्लास लगी हुई है और बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर मान लीजिएगा न्यूक्लियर है, नाभिक है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सब इलेक्ट्रॉन है कक्षा के अंदर, और वो सारे स्टूडेंट उस टीचर के ऊपर डिपेंड हैं, या ऐसे मान लो टीचर से बंधे हुए हैं। वो वहाँ क्लास में मनमानी नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, किसी झगड़ा करना चाहें, मारकूट करना चाहें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन पर टीचर का दबाव है, प्रेशर है, वो टीचर से बंधे हुए हैं। लेकिन क्लास खत्म हो जाए, बच्चे क्लास के बाहर चले जाएं, रास्ते में जा रहे हो, वो फ्री हो चुके हैं, तो वो आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कपड़े फाड़ सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, जो भी मनाता करते हैं, फोन चलाते हैं। अब ऑफलाइन में तो ऐसा मुश्किल है। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपकी इच्छा, आप चाहें तो वीडियो बंद कर देंगे, चाहें तो कुछ रील चलाएंगे, जो मनाए वो देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफलाइन में जो टीचर था वो न्यूक्लियर था, और इलेक्ट्रॉन वो थे, वो सारे विद्यार्थी जो कक्षा से बंधे हुए थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यानी विद्यार्थी क्लास को ऑफ करके बाहर निकलते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने पर स्वतंत्र होते हैं, मनमानी करते हैं। सेम वही कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन की भी है। जब तक कक्षा से बंधा है तो यही घूमता रहेगा इसी कक्षा के अंदर ही, और जैसे ही कक्षा से बाहर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये फिर स्वतंत्र रूप से भ्रमण करेगा। ये चालकों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मोशन होता है चालक के अंदर, वो रैंडम मोशन होता है। अगर ऐसे आप तांबे का तार रख दोगे तो उसमें करंट ही अपने आप बन जाएगी, जबकि भले ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बात समझने वाली है, भले ही इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फिर भी इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा अपने आप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन होते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब उल्टी सीधी गति करते हैं। तो जब इनका हम एवरेज वेग निकालते हैं, थोड़ा बना के दिखा दें आपको कि मान लो ये कंडक्टर है, चालक है, मान लो तांबे का तार है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ये आपके इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन का हो सकता है वेग इधर की ओर हो, इस इलेक्ट्रॉन का वेग होता है इधर की ओर हो, कोई ये इलेक्ट्रॉन इसका वेग इधर हो सकता है, कोई ये इलेक्ट्रॉन है इसका वेग इधर की ओर है, कोई ये इलेक्ट्रॉन इसका वेग इधर की ओर है, कोई ये इलेक्ट्रॉन है इसका इधर की ओर है। तो सब अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जिसके कारण इनका जो एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हैं, औसत वेग, वो 0 हो जाता है। ऐसा देखा गया, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन जब इस चालक तार को हम किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव वाला चार्ज अपने खींचेगा, क्योंकि प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन की धनावेश को जाने की, आकर्षण होता है प्लस और माइनस। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी जुड़ते ही ये जो रैंडम मोशन कर रहे थे, ये अब एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे करंट बनने लगेगी। इस एरिया से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ही एक सेकंड इस एरिया से इस अनुप्रस्थ क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के चलने से क्या बन जाएगी? वैद्युत धारा बन जाएगी। यानी वैद्युत धारा के बनने का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉनों का चलना, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं। इसलिए धारा को जो फार्मूला पढ़ा वो क्या था? I = Q/T था। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश बहने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा को जो मात्रक होता है, यहां से मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक आप पढ़ चुके हैं, कूलाम होता है, पीछे पढ़ के आए हैं, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, अथवा इसको एम्पियर भी लिखते हैं, अथवा धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये दोनों एसआई मात्रक हैं, कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को छोड़कर पदार्थ के अंदर ही स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं, उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धारा के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। धारा 2 प्रकार की होती हैं,
आपके सिलेबस में भी दो प्रकार की मिलेंगे आपको। एक आपकी धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी आपकी धारा होती है दिश धारा। दो प्रकार की धाराएं आप पढ़ते हैं अक्सर हैं। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी आपकी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट, शॉर्ट में इसको एसी पढ़ते हैं। ए से अल्टरनेटिव, सी से करंट, और इसको हम कहते हैं डिश धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं। ये दो प्रकार की धाराएं हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ेंगे। वो पूरा चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से ही बना है, चैप्टर का नाम भी प्रत्यावर्ती धारा ही है, तो वहां आप इसके बारे में पढ़ेंगे। दिश धारा को आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे बीच बीच में। अब जो धारा का फॉर्मूला था वो बना था I बराबर Q/T। वैद्युत धारा एक मूल राशि है। आपने 11th में 7 मूल राशियां पढ़ी होंगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? ये मूल राशि है। इसका मूल मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। इसको हम शॉर्ट में ए से संकेत कर देते हैं। धारा के और छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे एक मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को हम एम लिख देते हैं, और एक मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। इससे छोटा होता है एक माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को हम म्यू लिख सकते हैं, और इसका मान होता है 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर। धारा एक अदिश राशि है, जबकि देखने में उसमें दिशा दिखाई पड़ती है। अगर आप बैटरी में देखेंगे तो माइनस से प्लस की होती है। धारा की दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद भी धारा जो राशि है वो एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? इसके अदिश होने का कारण है कि ये सदिश योग के जो नियम होते हैं, आपने 11th में सदिश योग के नियम पढ़े होंगे, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, उन नियमों का ये पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा को अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। और भी कई सारी बातें हैं धारा के विषय में। तो ये जो वीडियो था इस दूसरी यूनिट के इंट्रोडक्शन के लिए था, जो आपको बताया है, और आगे से इसके जितना भी सिलेबस है वो आपको